तो हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो था वो बेस्ड था, आपने देखा होगा कि हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन की बात कर रहे थे। डिफरेंट जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। इस लेक्चर में हम दो बड़े लॉज के बारे में बात करेंगे जो कि मोल कॉन्सेप्ट की नींव रखेंगे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कंबाइनिंग वॉल्यूम है उसका लॉ कौन सा होता है गैसियस स्टेट के लिए, जबकि अगर उन्हीं गैसों को हम मोल कॉन्सेप्ट से मास से रिलेट करें तो उसके लिए कौन सा लॉ होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर रिलेट करें तो। ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो डिफरेंट बड़े लॉ जो इस लेक्चर में आप देखेंगे। तो बने रहिए लेक्चर में और देखिए कि हम गेलो-सॉक्स लॉ को और एवोगाद्रोस लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे। इन्हीं दोनों लॉ के बाद हम मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग बात करेंगे कंबाइनिंग वॉल्यूम लॉ है जो गेलो-सॉक्स लॉ है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जब भी कोई भी सबस्टेंस जनरली गैसियस स्पीसीज किसी गिवन कंडीशन में रिएक्ट करती है तो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम है और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम है वो हमेशा ही सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। मतलब यहाँ पर भी आपको सिंपल होल नंबर रेशियो ही स्टडी करना है। ठीक है, कोई भी जो गैसियस प्रोडक्ट है, गैसियस रिएक्टेंट है या दूसरे कोई ऐसे सबस्टेंस जो कि वॉल्यूम कंडीशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमेशा उनका जो रेशियो होगा रिएक्टेंट्स का रेशियो और जो प्रोडक्ट का रेशियो होगा, वो जो रेशियो होगा हमेशा उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा। ठीक है, और इसके लिए हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है। हमने कहा कि हाइड्रोजन कंबाइन विद आयोडीन टू गिव्स आउट 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये तीनों ही गैसियस स्पीसीज हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पीछे जो लगा हुआ नंबर होता है हम उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो उसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से हम इनका गैसियस वॉल्यूम रेशियो पता कर लेते हैं और वो वैल्यू है, इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:1 और 2 है। मतलब ये हुआ हमेशा ही वन वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम आयोडीन गैस से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर जो वॉल्यूम का कंडीशन है वो हमेशा सिमिलर कंडीशन में होना चाहिए। मतलब कि रिएक्टेंट जो है जिस कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी टेम्परेचर और प्रेशर में हम प्रोडक्ट की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी गैसियस वॉल्यूम को बाद में हम नंबर ऑफ पार्टिकल से कनेक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एवोगाद्रोस लॉ होता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही आसान एक लॉ दिया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन उस समय साबित हुआ जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि कभी भी जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, हमेशा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेंगे बाय देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर में कंबाइन करेंगे। और जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट भी हमेशा रिएक्टेंट के सिंपल होल नंबर रेशियो में ही प्रोड्यूस होगा। जैसे कि 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम का मतलब है कि अगर मैं 1 ml हाइड्रोजन लूंगा तो हाइड्रोजन का 1 ml हमेशा आयोडीन के 1 ml से ही रिएक्शन करके 2 ml हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। 2 ml हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ml हाइड्रोजन हमेशा आयोडीन के 1 ml वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 ml हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिए, कभी भी वन जो ये रेशियो है ये कभी भी ओमिट नहीं होते हैं, ये रेशियो कभी भी ओमिट नहीं होते और आप उनको उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, अगर कहा गया कि हमारे पास कोई वेसल है, क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हमने कुछ ml हाइड्रोजन और कुछ ml हमने क्या लिया, कुछ ml हाइड्रोजन लिया और कुछ ml क्या लिया, आयोडीन लिया। मान लेते हैं कि हमने इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन लिया जिसकी वैल्यू है
3 ml और 4 ml, मान लीजिए 3 ml हाइड्रोजन और 4 ml आयोडीन को एक साथ मिक्स करके इग्नाइट किया गया, जिसकी वजह से बना हो वहां पर उस क्लोज कंटेनर में बना हो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन आयोडाइड का वॉल्यूम क्या होगा, बताइए हाइड्रोजन आयोडाइड का वॉल्यूम क्या होगा अगर 3 ml हाइड्रोजन और 4 ml आयोडीन आपस में कंबाइन करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमेशा उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो उसी रेशियो को फॉलो करेगा जिस होल रेशियो में उनका वो रिएक्शन दिखाया गया है। मतलब कि हाइड्रोजन आयोडीन का कॉम्बिनेशन हमेशा ही 1:1 के रेशियो में ही होगा इन देयर वॉल्यूम, और उसका डबल बनेगा हमेशा क्या, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड का वॉल्यूम। इसलिए जब हम 3 ml हाइड्रोजन और 4 ml आयोडीन लेते हैं तो 3 ml हाइड्रोजन सिर्फ 3 ml आयोडीन से रिएक्शन करता है, जो चौथा ml आयोडीन है वो उसी कंटेनर में लेफ्ट बच जाता है, लेफ्ट ओवर द आयोडीन, द वॉल्यूम ऑफ आयोडीन लेफ्ट ओवर इज एक्चुअली 1 ml, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा किस में होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। यही समझना आपको, किस में होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। इसलिए हाइड्रोजन आयोडीन का जो रिएक्शन है यहाँ पर वो 1:1 है, तो इसलिए यहाँ पर 3 ml से रिएक्शन करेगा, ठीक है, 3 ml से रिएक्शन करेगा। और मैं आपको बता दूं, और इसका डबल रेशियो क्या है, 1:1:2 है, उसका डबल बनेगा 6 ml बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब जो क्लोज कंटेनर है, जो क्लोज कंटेनर है, रिएक्शन होने के बाद उसमें 6 ml हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और 1 ml लेफ्ट ओवर वॉल्यूम होगा। 1 ml लेफ्ट ओवर वॉल्यूम किसका होगा, आयोडीन का होगा, क्योंकि हमने उसको कितना लिया था, 4 ml, हमने उसको कितना लिया था, 4 ml। तो कितना भी वॉल्यूम लेने से नहीं मतलब होता है, हमेशा उनका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, अगर वो वॉल्यूम के कंडीशन में दिए गए हो तो। यही गेलो-सॉक्स का इंपॉर्टेंट था, जिससे ये पता चला, इससे ये पता चला कि कभी भी जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, उस रेशियो को कभी वो ओमिट नहीं करते, हमेशा एक गिवन रेशियो में कंबाइन करते हैं। हम कितना भी वॉल्यूम अगर ले लेते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, जो कि होगा उनके वॉल्यूम के हिसाब से। इसको आप और अलग अलग तरीके से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है, इसको और अलग अलग तरीके से देख के आप समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए, कि बताइए हाइड्रोजन आयोडाइड के अलावा मैं एग्जाम्पल और लेता हूं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन react with नाइट्रोजन टू गिव्स आउट अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन होगा 3। इसका मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो है यहाँ पर वो आएगा 3:1:2। जो सिंपल होल नंबर रेशियो है इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन में जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो 3:1:2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वो हमेशा रिएक्शन करेगा 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन से, और हमेशा 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इनका रेशियो फिक्स्ड है और वो है 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बनाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लेते हैं ml में तो 3 ml हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा 1 ml नाइट्रोजन के साथ और 2 ml हमेशा बनाएगा अमोनिया। ये रेशियो ध्यान रखिएगा, ये रेशियो ध्यान रखिएगा कि 3 ml के साथ 1 ml नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा या 3 वॉल्यूम के साथ 1 वॉल्यूम रिएक्शन करेगा किसी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में। अब आप कंडीशन देख लीजिए, कोई भी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए जो कि पूरे के पूरे रिएक्शन पर एक साथ अप्लीकेबल होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन, ये जो रेशियो है वो मान्य होगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 ml के साथ 1 ml रिएक्शन करेगा, तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 ml अगर हाइड्रोजन लेंगे, 1 ml हाइड्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन कितना लेना पड़ेगा, उसका कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा, है ना। अगर आप 1 ml लेते हैं, 1 ml हाइड्रोजन लेंगे, 3:1 का रेशियो है, तो 1 ml हाइड्रोजन लेंगे
तो नाइट्रोजन की जो वैल्यू होगी वो 1/3 ml हो जाएगी, 1/3 ml हो जाएगी। और अमोनिया का जो प्रोडक्शन होगा तब वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 ml से 1 ml रिएक्शन करता है तो 1 ml से 1/3 हो जाएगा, 3 ml से 2 ml प्रोड्यूस होता है तो 1 ml से 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप आसानी से एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी गिवन कंडीशन में, किसी गिवन दिए हुए वॉल्यूम में हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में कैसे रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल में हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन ले रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली 7 ml है। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, रेशियो को बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 ml हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन मान लीजिए कहा गया आपसे कि 10 ml है। ठीक है, नाइट्रोजन कहा गया आपसे 10 ml है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि अमोनिया कितना बनेगा। अगर 7 ml हाइड्रोजन को 10 ml नाइट्रोजन के साथ मिक्स करें और रिएक्शन करवाएं तो अमोनिया का प्रोडक्शन कितना होगा, और इन दोनों में क्या कोई ऐसा गैसियस वॉल्यूम है जो बच जाएगा रिएक्शन होने के बाद। तो हाँ, हम देख रहे हैं नाइट्रोजन की वैल्यू हमेशा हाइड्रोजन से कम चाहिए। आप देख रहे हैं 3 ml के साथ 1 ही ml रिएक्शन करता है, जो रेशियो है 3:1 का है। इसका मतलब कि 7 ml से बहुत ही कम वैल्यू चाहिए, नाइट्रोजन का 1/3 वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे नाइट्रोजन की वैल्यू है बहुत ज़्यादा। तो नाइट्रोजन ही गैस है जो वहाँ पे बच जाएगा, जो लेफ्ट ओवर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैल्यूम है वो एक्सेस अमाउंट में दिया गया है। अब आप सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे कि अगर 1 ml के साथ 1/3 ml नाइट्रोजन चाहिए तो 7 ml के साथ कितना चाहिए। आप निकालेंगे कि 1 ml जो हाइड्रोजन है उसके साथ 1/3 ml नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो 7 ml के साथ कितना हो जाएगा। आप 7 ml की इंटू कर देंगे, है ना। आप 1/3 करेंगे, 1/3 इंटू 7 कर देंगे। नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है इस रिएक्शन में वो 7/3 ml बस है, 7/3 ml है, और आपके पास नाइट्रोजन कितना है, 10 ml नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन में जब कॉम्बिनेशन होगा, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो इस रेशियो में ही रिएक्शन करने की वजह से हमेशा 7 ml हाइड्रोजन के साथ 7/3 मतलब 7/3 ml नाइट्रोजन बस रिएक्शन करेगा। और इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए कि 7/3 की वैल्यू क्या होगी, और वो 7/3 की वैल्यू होगी 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, मतलब कि जो नाइट्रोजन की वैल्यू खर्च होगी वो है 2.33 ml। ठीक है, 2.33 ml, तो 10 ml नाइट्रोजन है, उसमें से 2.33 ml नाइट्रोजन बस यूज होगा, और बाकी सारा का सारा वॉल्यूम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप निकालेंगे कि 1 ml हाइड्रोजन के साथ जो अमोनिया है उसका प्रोडक्शन कितना है, 2/3 ml है। 1 ml रेशियो के हिसाब से 1 ml हाइड्रोजन के साथ 1 ml हाइड्रोजन के साथ जो अमोनिया का प्रोडक्शन है वो है 2/3 ml। उसके हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर 7 ml होगा तो 2/3 इंटू 7 कर देंगे, बस इसी वैल्यू में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7 और आपका अमोनिया का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लोज कंटेनर में दो अलग अलग तरह के स्पीसीज अवेलेबल होंगे रिएक्शन होने के बाद। एक होगा नाइट्रोजन का बचा हुआ हिस्सा और दूसरा होगा अमोनिया का फॉर्मेशन, क्योंकि हाइड्रोजन तो पूरा रिएक्शन कर चुका है। हमेशा जो भी कोई रिएक्टेंट लिमिटेड होता है, मतलब कम क्वांटिटी में होता है, वो हमेशा पूरा का पूरा रिएक्शन कर लेता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो कम होता है, जो वैल्यू कम होती है, हमेशा प्रोडक्ट को वही डिसाइड करती है। तो अगर आपको रेशियो पता है, और रेशियो पता करने का बड़ा आसान तरीका है, आप रिएक्शन लिखिए, उसको बैलेंस करिए, और जो उसके पीछे नंबर्स लिखे हुए हैं वही उनका रेशियो होगा बाय वॉल्यूम एट गिवन कंडीशन, एट अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि कितना ml कितने ml से रिएक्शन करेगा, कितना ml का प्रोडक्शन करेगा, और आप किसी दूसरे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं गेलो-सॉक्स लॉ के हिसाब से। ये था गेलो-सॉक्स लॉ।
ये था गेलो-सॉक लॉ, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो गैसियस वॉल्यूम होते हैं वो आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। अब आते हैं एक बड़े लॉ की तरफ, जिसमें ये डिस्कशन करेंगे कि हम गैसियस वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कैसे करें। गैसियस वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट कैसे करें, और उसके लिए हम चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ की तरफ। एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि अगर हमारे पास कोई गिवन सेट ऑफ कंडीशन है, गिवन टेम्परेचर, गिवन प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो एक्वल वॉल्यूम होगा अलग अलग गैसों का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी होंगे एक्वल। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है एट टेम्परेचर T और P, हमारे पास गैस है, काफी सारे गैसेज हैं, ठीक है। मान लीजिए गैस A है, गैस B है और गैस C है, एक्सेट्रा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। A, B और C अलग अलग गैसों के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है वो है कांस्टेंट। हम टेम्परेचर प्रेशर को कर रहे हैं कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है तो अलग अलग गैसों के इक्वल वॉल्यूम में, मतलब मान लीजिए सबका वॉल्यूम इक्वल हमने ले लिया, सबका वॉल्यूम ले लिया कितना, V वॉल्यूम ले लिया, सबका वॉल्यूम V ले लिया, तो अगर सबका वॉल्यूम सेम होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए A के V वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, n है, तो B के V उतने ही वॉल्यूम में भी नंबर ऑफ पार्टिकल उतना ही होगा, और C के उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी उतना ही होगा। मतलब कि अलग अलग गैसों से कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो सेम वॉल्यूम फॉर डिफरेंट गैसेस हैव अ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है n। V यहाँ पर वॉल्यूम है और n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है। ये बहुत ही बड़ा रिलेशन था जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ और वॉल्यूम के को रिलेट करता था इंडिपेंडेंटली। उसके पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट कर सकते थे या कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसलिए एवोगैड्रो का जो लॉ था ये उस समय न्यूमेरिकली रिलेट करने में बड़ा हेल्पफुल रहा कि हम किसी भी रिएक्शन को मेजर कैसे करें कि कितने पार्टिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कितना पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे, और इन सारे जो एक्यूमुलेटिव न्यूमेरिकल था जो जनरली पार्टिकल बेस्ड होता है वो हम आसानी से रिलेट कर सकते थे एवोगैड्रो के लॉ के हेल्प से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एट ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर same volume of different gases have a same number of particles। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर हम हमने वॉल्यूम लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, सेम होगा। और इसको हम लोग रिलेट करेंगे अब धीरे धीरे करके। कैसे रिलेट करेंगे, हम रिलेट करेंगे कि गेलो-सॉक का जो लॉ था उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके हम लोग आने वाले हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेके आएंगे और रिलेट करेंगे कि वो सारी चीजें कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो पहले आप इसको, इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब मैं आपको रिएक्शन बेस्ड इसका जो हाइपोथेटिकल कंडीशन था एवोगैड्रोस का, उसका जो रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल अप्रोच है उसको दिखाता हूं। इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। स्टोइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, बाद में मैं स्टोइकोमेट्री अलग से समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि यहाँ पे ये क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा ये भी देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हमने हाइड्रोजन कितना लिया, मान लीजिए 5 ml लिया, नाइट्रोजन कितना लिया, मान लीजिए 5 ml लिया, ऑक्सीजन मान लीजिए कितना लिया हमने, 5 ml लिया, और टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर रखा, कांस्टेंट। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग गैस है और टेम्परेचर प्रेशर हमने रखा कांस्टेंट, और सबका हमने वॉल्यूम कितना लिया, सेम लिया। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो भी होगा सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, जिसको मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ n से। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, n है बस, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर से देख सकते हैं, अगर टेम्परेचर प्रेशर
अगर टेम्परेचर प्रेशर को रखा जाए, मान लीजिए टेम्परेचर की वैल्यू रखा जाए 273.15 केल्विन, प्रेशर की वैल्यू रखा जाए 1 बार, इसको हम लोग बोलते हैं असल में एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोलते हैं। अगर टेम्परेचर को इतना रखा जाए, प्रेशर को इतना रखा जाए, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जो दूसरे गैसेस हैं इनके 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसी को बोला जाता है 1 मोल। ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को इतना रखते हैं, अलग अलग गैसों के सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो भी होगा सेम, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को एवोगैड्रोस नंबर कहा गया और इसी की वैल्यू कहलाती है 1 मोल एक्चुअली। ठीक है, असल में उन्होंने बताया था कि अगर हम 12 ग्राम, अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बात करें तो मैं उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि जो कार्बन है अगर उसके 12 ग्राम को लिया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। मतलब कि कार्बन के जो 12 वाला आइसोटोप है C12, उसके 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ही होते हैं। बाद में उनको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कि यहाँ पर अलग अलग गैसों के वॉल्यूम के लिए भी नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही आएंगे अगर इस टेम्परेचर, इस प्रेशर की बात करें और इतना वॉल्यूम लिया जाए। ठीक है, ये 22.4 लीटर है, ध्यान रखिएगा 22.4 लीटर है। इतने वॉल्यूम में, सिमिलर वॉल्यूम है सबका ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। अलग अलग गैसों से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होगा। ये आप समझिएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्टोइकोमेट्रिक जो रूप है उसको दिखाता हूं कि रिएक्शन की बेस्ड पे हम इसके बारे में कैसे बातें करते हैं। उसके बाद मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में उन बातों को फिर से रिलेट करवाऊंगा और स्टोइकोमेट्री समझाते समय उसको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं, अभी हम देखते हैं, मैं कोई सा भी रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, मैं कोई सा भी रिएक्शन लेता हूं और वो रिएक्शन मान लीजिए ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला रिएक्शन है, उसको देखते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला रिएक्शन है, गेलुसॉफ लॉ के हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन नाइट्रोजन और अमोनिया का जो रिएक्शन है वो ये है। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और अमोनिया का रिएक्शन है, सबके सब गैसियस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, स्पीसीज है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गेलुसॉफ लॉ जो रेशियो है वो ये है 3:1:2, जो कि यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाई दिया है। अब थोड़ा बात करते हैं, अगर हम बात करें मास की, तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। H2 का मास हो जाएगा 2 और 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसका जो मास होगा वो होगा 3 × 2 ग्राम। नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम एटॉमिक मास, 2 नाइट्रोजन के हिसाब से इसका मास हो जाएगा 28 ग्राम। और अमोनिया का जो मास होगा ये होगा 14 और 3 17, तो 2 × 17 हो जाएगा। ये हुआ मास के टर्म्स में, थोड़ा मैं रिपीट करता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सुन रहे हैं आप, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी को हम आगे चल के मोलर मास बताते हैं। मैं इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन ठीक है। अभी आप पहले देखिए कि हाइड्रोजन का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, जिसको लिखा मैंने 2 ग्राम, तो ये जो 2 ग्राम है ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे कितना मोल है, 3 क्या गुणे कर रहे हैं हम लोग, सीधे समझिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। गेलुसॉफ में जो पीछे नंबर लिखा हुआ था वो था वॉल्यूम का रेशियो, और एवोगैड्रो लॉ में जो पीछे नंबर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट,
वो असल में मोल को रिप्रेजेंट करता है। वो असल में रिप्रेजेंट किसको करता है? मोल को। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब के सब होते हैं असल में एक एक मोल होते हैं, मोलर मास के टर्म्स में यूज किए जाते हैं। इसलिए मैं यहां लिखूंगा 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, और यहां बनेगा 2 मोल अमोनिया। ये मोल के टर्म्स में बात हो रही है, ये मोल के टर्म्स में बात हो रही है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया कितने कितने मोल हैं। उसके पीछे लिखा हुआ नंबर ही उनका मोल भी है असल में, और आप उनको मोल और मास के टर्म्स में भी लिख ही सकते हैं। बोल सकते हैं ना, मास के टर्म्स में कितना हो जाएगा? 6 ग्राम, 28 ग्राम और 34 ग्राम से रिएक्शन करेगा। मास पे क्या लगेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, ठीक है। ये गैलुसाफ का लॉ है, ये इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हैं। उसको मोल में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको मोल में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बात करें वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने वाली बात भी समझिए। हमेशा अगर एसटीपी कंडीशन है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर एसटीपी कंडीशन है तो मैंने क्या बताया कि एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है असल में होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। यहाँ पे कितना मोल है? यहाँ पे कितना मोल है? 3 मोल है, तो 3 × 22.4 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 1 मोल है, तो 22.4 लीटर ही रहेगा। और अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? ये भी गैस है, 2 × 22.4 लीटर। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। एक ही रिएक्शन से आप काफी सारी चीजों की स्टडी कर सकते हैं। वो है कि आप किसी भी रिएक्शन से, जो कि गैसेस रिएक्शन है जनरली, उससे आप गैलुसाफ लॉ निकाल सकते हैं। वो वॉल्यूम को सिंपल होल नंबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आप उसके मास के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पार्टिकल का कुछ न कुछ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ से हम मास को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी मास को आप एवोगैड्रो लॉ से मिला करके आप मोल बता सकते हैं, क्योंकि हर एक एटॉमिक मास ग्राम में या हर एक मॉलिक्यूलर मास ग्राम में 1 मोल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे ये 3 मोल, यहाँ पे 1 मोल और ये 2 मोल को बता रहा है। इसका मतलब 2 मोल अमोनिया का जो मास है वो 34 ग्राम है, 34 ग्राम, और 3 मोल जो हाइड्रोजन का मास है वो 6 ग्राम है, जबकि 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम दिया हुआ है। आप मास को मोल से रिप्रेजेंट करने की आदत डालना सीखिए थोड़ा, और फिर उसको वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कंडीशन एसटीपी हो तो। एसटीपी नहीं होगा तो भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे लगाते हैं। अगर कंडीशन एसटीपी है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, जहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 3 मोल मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर? 22.4 लीटर। यहाँ पे कितना मोल गैस है? 3 मोल। यहाँ पे कितना मोल गैस है? 1 मोल। और यहाँ पे 2 मोल गैस है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमेशा हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। देख रहे हैं आप, ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये रिएक्शन झूठा नहीं हो सकता। रिएक्शन बैलेंस है, और बैलेंस रिएक्शन हमेशा होते हैं कांस्टेंट। बैलेंस रिएक्शन होते हैं हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 6 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 28 ग्राम नाइट्रोजन से ही रिएक्शन करेगा, और उसका जो रेशियो होगा मोल में वो 3:1 होगा। जो वॉल्यूम में रेशियो होगा वो भी 3:1 होगा। और जो वैल्यू, अगर वॉल्यूम की वैल्यू बात करें तो वो एसटीपी पर तो वो होगा ये इतना वॉल्यूम। मतलब कि 6 ग्राम की जगह पे आप बता सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो इतना वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस करता है। अब आपस में को रिलेट करिए इसको, आपस में तीनों स्टेटमेंट्स को को रिलेट करिए। आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं 6 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके इतना वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस करता है एट एसटीपी। ऐसे बोलिए आप, इतना वॉल्यूम हाइड्रोजन इतने मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके इतना मास अमोनिया का प्रोडक्शन करता है। आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। मैंने क्या फिर से बोला? मैंने बोला 6 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके इतना मोल अमोनिया बना सकता है, या इतना मास अमोनिया बना सकता है, या इतना वॉल्यूम अमोनिया बना सकता है एट एसटीपी, ठीक है। अगर आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें आप अलग अलग मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा
रिएक्शन के हिसाब से हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से ही रिएक्शन करेगा, ये फिक्स्ड है, ये वारी नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी लिया गैस कंटेनर, क्लोज कंटेनर, उसमें लिया आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और आपने कहा कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो है एक्चुअली है 1.5 मोल, और नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो है असल में 2 मोल, 1.5 मोल और 2 मोल है। और आपसे कहा गया कि बताइए जो अमोनिया बनेगा उसका कितना वॉल्यूम बनेगा। अमोनिया का पूछा गया आपसे वॉल्यूम। कोई भी रिएक्शन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बस इसी रिएक्शन के अंदर है। आपसे न्यूमेरिकल कैसे भी पूछी जाए, हमेशा उसका कॉन्सेप्ट इसी रिएक्शन के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। आपसे मास, मोल या वॉल्यूम किसी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस रिएक्शन को ध्यान से बस समझिए, ठीक है। 1.5 मोल हाइड्रोजन 2 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके कितना वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा एट एसटीपी, पूछ ले गया, समझ लीजिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 3 मोल जो हाइड्रोजन है, जो 3 मोल हाइड्रोजन है वो 1 मोल से रिएक्शन करता है बस। 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल से बस रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन उसका 1/3 है बस। मोल के टर्म्स में 3:1 का रेशियो है, तो 1.5 के साथ उसका बस 1/3 रिएक्शन करेगा, उसका बस 1/3 रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं पीछे बताया था कि एक अगर मोल लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 1/3 3 मोल, 1 मोल के साथ है ना, 1 मोल अगर लेंगे आप हाइड्रोजन तो उसके साथ 1/3 मोल आपका बस रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन। और यहाँ पे दिया कितना है 1.5 मोल, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 मोल, जिसकी वैल्यू होगी 1/2। 1.5 से 3 कट जाएगा, 2 जा तो 1/2 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 मोल हाइड्रोजन के साथ बस 1/2 मतलब कि 0.5 मोल हमको चाहिए नाइट्रोजन। 1/3 का मतलब बस कितना चाहिए 0.5। तो 2 मोल नाइट्रोजन लिया ना, तो 2 मोल में से 0.5 मोल नाइट्रोजन कर लेगा रिएक्शन, 0.5 मोल रिएक्शन कर लेगा रिएक्शन, और बाकी जो है वो बचा रहेगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ओवर वैल्यू है ना। और 1.5 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा, 0.5 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 1.5 मोल हाइड्रोजन के साथ। फिर से वापस आइए, 3 मोल से इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, 3 मोल से अगर इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है तो 1.5 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 मोल से हाइड्रोजन से अगर इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है तो 3 मोल का ये आधा है ना, 3 मोल का आधा है ना, तो इसका मतलब इसका ठीक आधा हो जाएगा। तो 3 मोल से 2 × 22.4 लीटर है, तो 1.5 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा, हाँ इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 कट जाएगा, बचेगा 22.4 लीटर। इसका मतलब 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस जब 0.5 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो 22.4 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा एट एसटीपी, 22.4 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा एट एसटीपी। इस तरीके से आप मोल को वॉल्यूम के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो मास का यूज कर सकते हैं और आप अलग अलग न्यूमेरिकलों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा और आपको समझाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट जो है कैसे पैदा हुआ, मोल कॉन्सेप्ट कैसे पैदा हुआ, और एवोगैड्रोस लॉ और गैलुसाफ लॉ का मोल कॉन्सेप्ट में क्या रोल है। इससे आप डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाइए, दोनों लॉ को रिवाइज करिए, ठीक है। थैंक यू।